जय हिंद। सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के उस डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में चर्चा करेंगे जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब एक रिकॉर्ड ऑफिस में चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर है और उन्होंने पीओआर के अधिकारी को लिखा है। दोस्तों, हर रिकॉर्ड ऑफिस में एक लाइजन सेल होती है जिसका काम होता है कि जवानों और जेसीओज के पे एंड अलाउंसेस से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर जो कि आउटस्टैंडिंग होते हैं, जिनको क्लियर नहीं किया जाता है पीओआर द्वारा, उनके बारे में पीओआर के साथ में लाइजन करके और उन मुद्दों को सॉल्व कराना। चाहे सैलरी का मामला हो, चाहे एरियर का मामला हो, चाहे अलाउंसेस का मामला हो, या फिर कोई पार्ट ऑर्डर्स एडजस्टमेंट नहीं हो रहे हैं उनके बारे में मामला हो, ये लाइजन सेल हमेशा पीओआर के साथ में लाइजन करती है। और इसका जो चार्ज होता है वो चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर के पास में होता है, जो कि ओआईसी रिकॉर्ड के नीचे काम करते हैं। ओआईसी रिकॉर्ड के नीचे कर्नल रिकॉर्ड होते हैं, कर्नल रिकॉर्ड के नीचे चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं। और दोस्तों, ये है पैराशूट रेजिमेंट के चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर, जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि डीओ लेटर में ऐसे ऐसे फैक्ट डाले जो आज तक किसी सेना के अधिकारी ने नहीं लिखे होंगे। और खुलकर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये डीओ लेटर लिखने के बाद मेरे खिलाफ क्या क्या कहा जाएगा, क्या क्या कार्रवाई होगी। उसको साइड में रखते हुए जवानों के बारे में कहा कि पीओआर 4-4, 5-5 लाख की रिकवरी क्यों करता है। और दूसरा, जो पीओआर के साथ में रिकॉर्ड की लाइजन मीटिंग हुई, उसमें इन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को पीओआर के अधिकारी ने कहा राजनाथ जी। तो इस डीओ लेटर में यह भी लिखा है कि आप राजनाथ जी नहीं कह सकते, मैं एक डेजिग्नेटेड इंडियन आर्मी का अफसर हूं और मेरी जो रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ कहो। साथ ही साथ उन्होंने मुद्दा उठाया कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो सिविल अधिकारी हैं वो हमेशा अपनी सैलरी ग्रेड पे लेवल बढ़ाते रहे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना की सिपाही से लेके जनरल तक की जो ग्रेड पे है, पे लेवल है, ये सब आप कम करते रहे, जिसकी वजह से आज भारतीय सेना के अधिकारियों के पे लेवल जो काउंटर पार्ट होते हैं सिविल में, उनसे कम होते गए। लेकिन आज जैसा है वैसा पहले नहीं था। पहले भारतीय सेना के अधिकारी जो काउंटर पार्ट होते हैं उनसे सीनियर होते थे, वो भी इसमें बताया गया है, आगे हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त बात इसमें एक लिखी गई है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, इसमें यह लिखा है कि नाइक को अभी जो पे लेवल 4 दिया जा रहा है उससे 7 मिले, हवलदार को पे लेवल 5 से 8 मिले, नायब सूबेदार को 6 से 9 मिले, सूबेदार को 7 से 10 और सूबेदार मेजर को 10B, लेफ्टिनेंट को 11, कैप्टन को 12, मेजर को 12A, लेफ्टिनेंट कर्नल को 13A, कर्नल को 14, ब्रिगेडियर को 15, मेजर जनरल को 16 पे लेवल और लेफ्टिनेंट जनरल को 17 पे लेवल 2। और इसके बारे में पीओआर से कहा कि आपकी हिम्मत है तो आप इसको 8वें वेतन आयोग में इस मुद्दे को शामिल करवाओ, नहीं तो आप क्या बोलते हो भारतीय सेना के अधिकारियों के बारे में, उनकी इज्जत क्यों नहीं करते हो। तो समझते हैं, रिकॉर्ड के सीआरओ के एक डीओ लेटर ने नीचे से ऊपर तक सबको हिला डाला और कहा कि सेना के अधिकारियों को कम मत समझो। चलिए शुरू करते हैं इस डीओ लेटर के ऊपर चर्चा, जो कि इंग्लिश में है। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। रिकॉर्ड्स द पैराशूट रेजिमेंट केरो 56 एपीओ 17 जुलाई 2025 को यह लेटर लिखा गया है। किसको लिखा गया है? IDAS, जो एडिशनल CDA है, उनको, श्री GP प्रवीण रेड्डी जी को, जो अफसर इंचार्ज है PBOR सेक्शन के ऑफिस ऑफ द PCDA बेंगलोर, लोअर आग्राम बेंगलोर। डियर एडिशनल CDA, ये देखिए डीओ लेटर में सैल्यूटेशन और ऐसे इस प्रकार जो रेस्पेक्ट दिया जाता है। इसमें कहा जा रहा है, मैं आपके कार्यालय में हाल ही में हुई हमारी बैठक के दौरान प्रदर्शित आचरण पर अपनी कड़ी असहमति दर्ज कराने के लिए ये डेमी ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए मजबूर हुआ हूँ। ये बैठक पैराशूट रेजिमेंट के जेसीओ OR से संबंधित अनऑथराइज्ड रिकवरी के मामले पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। ये रिकवरी स्पष्ट रूप से जो वित्तीय विनियम है 1983
उसके भाग 1 खंड 1 के विनियम 179 से 186 का उल्लंघन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशों का भी उल्लंघन है। देखिए, रिकवरी नहीं की जा सकती। एक बार जब एक्स्ट्रा पेमेंट दे दिया तो ये देखा जाएगा कि वो पेमेंट किस गलती के कारण हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, लेकिन उसकी रिकवरी असंभव है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और जो अपने रेगुलेशन फॉर द आर्मी, फाइनेंशियल रेगुलेशन, इन सब में वो लिखा हुआ है। इसी को लेकर पीओआर ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें पैराशूट रेजिमेंट के सीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ जी भी गए और वहां पे मीटिंग के दौरान जो पीओआर के अधिकारी हैं उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ जी को भारतीय सेना का अधिकारी ना मानते हुए एक सिपाही के बराबर समझा और कहा, राजनाथ जी। आगे क्या हुआ? विशेष रूप से चिंता की बात यह थी कि आप मुझे बार बार राजनाथ जी कहकर संबोधित करते रहे, जबकि आपको भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में मेरे आधिकारिक पद की पूरी जानकारी थी। यानी जब रिकॉर्ड अफसर जा रहे हैं वहां पे तो पीओआर वाले अधिकारियों को पता है कि ये भारतीय सेना के अधिकारी हैं, तो उनको रैंक के साथ में बुलाना था, लेकिन बार बार जैसा सिविल में होता है नाम बुलाया, जी लगा दिया। स्थापित नागरिक सैन्य अभिवादन प्रोटोकॉल से बार बार विचलन, खासकर अपने अधीनस्थ एसीडीए पीओ प्रभारी की उपस्थिति में कमान श्रृंखला के प्रति गहरी उपेक्षा का संकेत है। कहा कि आप जो सिविल और मिलिट्री प्रोटोकॉल होते हैं उनका उल्लंघन कर रहे थे, मुझे मेरे नाम से बुला रहे थे, जबकि मेरे नाम से पहले मेरी रैंक को पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि ये रैंक मैं कहीं घर से नहीं लेके आया, राष्ट्रपति ने मुझे दी है और मैं भारतीय सेना का एक डेजिग्नेटेड अधिकारी हूं, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर कार्यरत हूं। साथ ही कहा है कि आपके कनिष्ठ अधिकारी को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए मैंने उस समय ये मामला उठाने से परहेज किया था। यानी वहां पे जो अधिकारी कर्नल साहब को बार बार बिना रैंक के बुला रहे थे, तो वहां पे कर्नल साहब ने कोई बात नहीं की, अपनी नाराजगी नहीं जताई और वो मीटिंग के बाद चुपचाप रिकॉर्ड ऑफिस आ गए। रिकॉर्ड ऑफिस आने के बाद में इन्होंने पीओआर के उस अधिकारी के सीनियर जो एसीडी होते हैं उनको लेटर लिखा है, कहा कि मैं चाहता तो वहीं पे उसकी बेइज्जती कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ये लेटर लिख के आपको जताना चाह रहा हूं, मेरी जो नाराजगी है वो बताना चाह रहा हूं। अब मुझे औपचारिक रूप से ये कहना जरूरी लगता है कि एक सेवारत कमीशन प्राप्त अधिकारी के प्रति इस तरीके के अनौपचारिक और गैर पेशेवर संबोधन नागरिक सैन्य शिष्टाचार का उल्लंघन है और एक समस्याग्रस्त संस्थागत मानसिकता को दर्शाते हैं। बहुत ही तीखे शब्द है जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने, बहुत ही चुभने वाले शब्द है वो इस डेमी ऑफिशियल लेटर में लिखे। ये लेटर ना केवल एसीडीए को गया है बल्कि इसकी कॉपी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके नीचे तक सभी अधिकारियों को भी गई है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ जी ने ऐसा नहीं सोचा कि इस डीओ लेटर के लिखने के बाद मेरे खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाएगी। उन्होंने जो सिविल मिलिट्री प्रोटोकॉल का उल्लंघन पीओआर के अधिकारियों ने किया है उसके ऊपर खुलकर अपनी बात को रखा है। साथ ही साथ ये हाईलाइट करना उचित है कि इस तरह के आचरण के परिणाम केवल पैराशूट रेजिमेंट के अभिलेखों तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये केवल इसी रिकॉर्ड और इसी पीओआर में नहीं हो रहा है, कम से कम 45-50 पीओआर और रिकॉर्ड ऑफिस है, उन सब के पीओआर के अधिकारी जो है रिकॉर्ड ऑफिस के अधिकारियों को अपने से छोटा समझते हैं, अपने से जूनियर समझते हैं। आपसे मेरी मुलाकात के दौरान आपने जो सुझाव बड़ी चतुराई से दिया कि पीओ और अभिलेख कार्यालयों के बीच संपर्क बैठकों की अध्यक्षता ओआईसी अभिलेखों द्वारा की जानी चाहिए। देखिए, जब वहां पे मुलाकात हुई तो कहा कि यहाँ पे जो चीफ रिकॉर्ड अफसर आया है उसके आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे तो सीधा ओआईसी रिकॉर्ड आना चाहिए। क्या ओआईसी रिकॉर्ड के पास में इतना समय है कि वो इस प्रकार की लाइजन मीटिंग को करेंगे? देखिए, उनका काम होता है ओवरऑल पूरे रिकॉर्ड ऑफिस का फंक्शन देखना,
वो केवल कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मीटिंग में वो जिसको चाहे वो उनके बिहाफ में भेज सकते हैं। तो जो पीओआर के अधिकारी थे, जब सीआरओ साहब वहाँ पे गए तो बोला कि यहाँ तो ओआईसी रिकॉर्ड को आना चाहिए था। वह स्थापित सैन्य प्रोटोकॉल की पूर्ण अवहेलना करते हुए वर्दीधारी अधिकारियों पर अपनी कथित सर्वोच्चता स्थापित करने का एक सचेत और जानबूझकर किया गया प्रयास था। स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार पीओआर और अभिलेख कार्यालयों के बीच संपर्क बैठकों की अध्यक्षता मुख्य अभिलेख अधिकारी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी और प्रमुख द्वारा की जाती है। देखिए, पहले से नियम है कि पीओआर और रिकॉर्ड ऑफिस के बीच में लाइजन मीटिंग होगी तो उसकी जो अध्यक्षता है वो रिकॉर्ड ऑफिस के सीआरओ, चीफ रिकॉर्ड अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी करेंगे। लेकिन पीओआर ने कहा कि यहाँ तो ओआईसी रिकॉर्ड को आने चाहिए था। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये सेना के नियमों और विनियमों में लिखा हुआ है। एक मौजूदा अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया और प्रोटोकॉल में हस्तक्षेप करने और उसे दरकिनार करने का ये प्रयास स्पष्ट रूप से भारतीय सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों पर व्यक्तिगत वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से है और न तो ये स्वीकार्य है और न ही सरकार द्वारा अनिवार्य नागरिक सैन्य प्रोटोकॉल के अनुरूप है। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने कड़क बात कही है कि जो पीओआर के अधिकारी ये करना चाह रहे हैं वो ना तो भारतीय सेना के अधिकारियों को एक्सेप्टेबल है और ना ही ये सिविल मिलिट्री प्रोटोकॉल के अंदर आता है। इस तरीके का दृष्टिकोण सीआरओ में निहित अधिकारों को कमजोर करता है और कमांड की श्रृंखला और सैन्य रैंक की गरिमा को बिगाड़ने के एक जानबूझकर प्रयास को दर्शाता है। पीओआर के अधिकारी चाहते हैं कि हम सीआरओ को कुछ नहीं मानेंगे, हम तो सीधा ओआईसी रिकॉर्ड से ही बात करेंगे। तो फिर सीआरओ के जो अधिकार हैं, जो ड्यूटीज हैं, सीआरओ का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य की तौहीन हो रही है, उसके कर्तव्यों को नहीं माना जा रहा है, उसके कर्तव्यों को कम आंका जा रहा है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। अब देखिए, कुछ यहाँ पे संदर्भ दिए हैं जो पहले मामले हुए हैं उसके बारे में। आपके संदर्भ एवं सुधार हेतु श्री पंकज कुमार जो IRSEE 1992 बैच, श्री आमोद कुमार IAS यूपी कैडर 1995 बैच, दोनों अपने मूल कैडर में वेतन स्तर 16 रखते हैं और उन्हें डीओपीटी के पत्र संख्या दिनांक 14 अप्रैल 2025 और 17 मार्च 25 इसके द्वारा केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत वेतन स्तर 14 पर संयुक्त सचिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपके ही बैच के रक्षा लेखा विभाग के अधिकारी वर्तमान में उप सचिव यानी वेतन स्तर 12 के पद पर कार्यरत है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल से एक वेतन स्तर नीचे 3 अप्रैल 25 को चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक वेतन स्तर 16 होने के बावजूद बीएसएफ का डीआईजी वेतन स्तर 13A नियुक्त किया गया, जो डीजीपी की तुलना में काफी जूनियर पद है। इससे यह मिथक और भी टूट गया कि वेतन स्तर 13 लेफ्टिनेंट कर्नल या समकक्ष सैन्य अधिकारियों के पद से स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है। यहाँ पे दोस्तों बात कही जा रही है कि बड़े अधिकारी जो वेतन स्तर ज़्यादा रखते हैं उनको जब ऐसी प्रशासनिक इकाइयों में तैनात किया जाता है, उनका पदस्थापन किया जाता है, तो उनको कम वेतन स्तर के ऊपर वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आपकी धारणा सेना अधिनियम 1950 यानी आर्मी एक्ट 1950 के प्रावधानों को भी पूरी तरीके से नजरअंदाज करती है, जो आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों की कानूनी और संवैधानिक स्थिति को इस प्रकार परिभाषित करता है। देखिए, सबसे पहले जो आर्मी एक्ट 1950 है उसकी धारा 3 के तहत जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसके आधार पर आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओ और अधिकारियों सहित प्रत्येक कमीशन प्राप्त अधिकारी राजपत्रित होने के साथ साथ कमीशन प्राप्त अधिकारी भी होते हैं। देखिए, यहाँ पे जेसीओ और अधिकारियों के बारे में बात कही गई है कि जो ऑफिसर्स है और जेसीओज है वो आर्मी एक्ट 1950 की धारा 3 के तहत एक राजपत्रित अधिकारी तो है ही, गजेटेड अफसर तो है ही, साथ ही साथ वो कमीशन प्राप्त अधिकारी भी है। यानी यहाँ पे सीआरओ साहब द्वारा पीओआर के अधिकारियों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो आप भारतीय सेना के अधिकारियों और जेसीओज को ऐसे ही मानते हैं वो ऐसे नहीं है। प्रॉपर नियमों के तहत उनको क्या क्या शक्तियां प्राप्त है वो आप समझ लो। दूसरा है कि सेक्शन 132(3)B कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973
includes all commissioned, gazetted or in pay as an officer of armed forces, including JCOs, warrant officers, a petty officer, a NCO under legal term officer। यानी NCO, JCO, petty officer ये सब है जो लीगल टर्म इनको ऑफिसर दिया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत। साथ ही साथ सेक्शन 5 ऑफ द टीए एक्ट 1948 प्लेसेस बोथ कमीशनड एंड जेसीओ अंडर द सेम डेफिनेशन ऑफ अफसर। यानी टीए एक्ट 1948 के अनुसार अफसर और जेसीओ दोनों को ऑफिसर माना गया है। ये सब बातें सीआरओ साहब को इसलिए लिखने पड़ी कि पीओआर के अधिकारियों के जो मन में भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो लगातार कम होता जा रहा है, उसको वापस याद दिलाने के लिए जो कि आप जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, जो विनियम बने हुए हैं, रूल बने हुए हैं, रेगुलेशन बनी हुई है, उनका आप उनकी खिलाफत कर रहे हो। साथ ही साथ देखिए रेगुलेशन 12 ऑफ FR 1983 पार्ट 1 authorizes JCOs and NCOs to sign MRO treating them on par with gazetted officers of Defense Account Department। कहा कि आप डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, पीओआर में जो काम करते हैं वो डीएडी के अधिकारी हैं, लेकिन हमारे जो जेसीओ और एनसीओ को भी फाइनेंशियल रेगुलेशन 1983 में कहा गया है कि वो मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर साइन कर सकते हैं। इसका मतलब जो जेसीओ और एनसीओ है वो आप अधिकारियों के बराबर है। आप जेसीओ एनसीओ को भी आप कम ना समझे, वो भी एमआरओ साइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स का हवाला दिया गया और कहा गया कि इनको आप समझ लें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। और सेना के अधिकारियों, जेसीओ और जवानों की आप जो रेस्पेक्ट करना सीख लें। वो आपसे कम नहीं है, वो आपके या तो बराबर हैसियत रखते हैं या फिर आपसे ज़्यादा हैसियत रखते हैं। एक और यहाँ पे संदर्भ दिया है कि रूल 187 ऑफ आर्मी रूल 1954 और आर्मी एक्ट 1950 डिफाइंस कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ए कोर और डिपार्टमेंट एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक फंक्शनली इक्विवेलेंट टू पे लेवल 12 एंड अबोव इन सिविल सर्विस नॉर्म्स। यानी कमांडिंग ऑफिसर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट माना है और साथ ही साथ जो सिविल नॉर्म्स में सिविल सर्विस नॉर्म है उससे बड़ा ओहदा उनको दिया हुआ है। अब एक स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन है 1974, उसमें देखिए कैप्टन को 3 साल अप्रूव टाइमलाइन दी है और बेसिक पे सेकंड सीपीसी में 1100 रुपये रखा गया था। और इसको अभी जो 7वें वेतन आयोग में है वो पे लेवल 10B में रखा है। मेजर को 6 साल अप्रूव टाइम है और 1450 सेकंड सीपीसी में इनका बेसिक पे था। और पे लेवल है जो 7वें वेतन आयोग में वो 11। लेफ्टिनेंट कर्नल का पे लेवल 12A, कर्नल का पे लेवल 13, ब्रिगेडियर का पे लेवल 13A, मेजर जनरल का पे लेवल 14 और लेफ्टिनेंट जनरल का जो पे लेवल है वो 15 रखा गया है। यहाँ पे अप्रूव्ड टाइमलाइन भी है 3 साल, 6 साल, 6.5, 8.5, 12, 20 और 25। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 7वें वेतन आयोग में आपने किस प्रकार कैप्टन से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक रैंक के अधिकारियों का पे लेवल कम करवाया है। देखिए हाउएवर दीज टाइमलाइंस हैव बीन सिस्टमेटिकली इग्नोर्ड बाय द सक्सेसिव पे कमीशंस एज इफ रैंक इज नॉट गिवन देन एटलीस्ट बेसिक पे और पे लेवल्स शुड हैव बीन एंश्योर्ड अकॉर्डिंगली। जो अप्रूव टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उनको यदि रैंक नहीं दिया जाता है तो उनको जो उनका इंटाइटलमेंट बेसिक पे है और पे लेवल है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन हर वेतन आयोग में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जेसीओ जवान अधिकारियों को कुचला गया, उनका जो बेसिक पे और पे लेवल और ग्रेड पे कम करते रहे। दूसरी तरफ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नौकरशाह है उनका बढ़ाते रहे, क्योंकि पे कमीशन में ज़्यादातर जो अध्यक्ष, चेयरमैन, मेंबर्स है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, डिफेंस के बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और डिफेंस की जो प्रपोजल्स है वो उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। साथ ही सीआरओ साहब ने अपने डीओ लेटर में देश की आज़ादी से लेकर अब तक किस प्रकार डिग्रेड किया गया है सेना के अधिकारियों, जेसीओ और जवानों को, उसके बारे में डिटेल में लिखा है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यदि एक एक बात को हम यहाँ पे समझेंगे
तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। साहब ने इस डीओ लेटर में बहुत ही अच्छी फाइंडिंग निकाली, अच्छा विश्लेषण किया और वो नॉलेज भी अच्छा रखते हैं, इसलिए वो सब बात इसमें लिख पाए। तो ये सब फैक्ट रखने के बाद में सीआरओ साहब ने कहा कि ऐतिहासिक विकृतियों का संचयी परिणाम यह है कि सैन्य रैंक को संबंधित वेतन स्तरों के साथ संरेखित नहीं किया जाता है। यानी समय के साथ जैसे जैसे वेतन आयोग आते हैं तो सेना के अधिकारियों को उसके अकॉर्डिंग ही जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एनएफयू तंत्र के समय मान के माध्यम से उच्च स्तर पर रखे गए सिविल अधिकारियों द्वारा श्रेष्ठता की परिहार्य धारणाएं बनती है। क्योंकि सिविल में एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन लागू है, जिसमें एक जो बैचमेट है, कोर्समेट है, यदि अगले रैंक पे प्रमोट हो जाता है और दूसरा नहीं होता है तो दूसरे को बैचमेट के बराबर सैलरी मिलेगी, यानी एनएफयू मिलेगा। उसकी डिमांड भारतीय सेना के अधिकारी भी कर रहे हैं और कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ कहा है कि मैं ये भी रेखांकित करना चाहूँगा कि छठे वेतन आयोग के अंतर्गत एनसीओ को 2400 और 2800 रुपये का ग्रेड पे दिया गया और सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत चौथा और पांचवां वेतन स्तर प्रदान किया गया। जेसीओ विभिन्न कानूनों के तहत गजेटेड और कमीशन प्राप्त होने के बावजूद उनको पे लेवल 6, 7 और 8 दिया गया, जबकि केंद्रीय सिविल सेवाओं में सेकंड ग्रेड के गजेटेड अधिकारियों को पे लेवल 8, 9 और 10 दिया जाता है। ये भेदभाव का एक स्पष्ट मामला है, खासकर जब सेना अधिनियम और प्रादेशिक सेना अधिनियम स्पष्ट रूप से जेसीओ को कमीशन प्राप्त और गजेटेड अधिकारी मानते हैं, न कि सेकंड ग्रेड के राजपत्रित अधिकारी के रूप में। यानी यहाँ पे जेसीओ और जवानों के लिए कहा गया है कि इनको जो पे लेवल दिया जा रहा है वो 3 स्टेप नीचे दिया जा रहा है, इन्हीं के बराबर सिविल में उनको पे लेवल ज़्यादा दिया जा रहा है। अब इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों यानी एनसीओज, जेसीओज और वारंट अधिकारियों और आर्म्ड फोर्सेस के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को निम्नलिखित वेतन स्तर दिए जा सकते हैं। देखिए, नाइक को मौजूदा समय में जो पे लेवल 4 मिल रहा है उसकी जगह 7 दिया जा सकता है। हवलदार को पे लेवल 5 की जगह 8 दिया जा सकता है। नायब सूबेदार और उसके बराबर रैंक को पे लेवल 6 की जगह 9 दिया जा सकता है। सूबेदार और उनके बराबर को पे लेवल 7 की जगह 10 दिया जा सकता है। सूबेदार मेजर और उनके बराबर की रैंक को 8 की जगह 10 भी दिया जा सकता है। लेफ्टिनेंट को 11 पे लेवल दिया जा सकता है। कैप्टन को 12 दिया जा सकता है। मेजर को 12 ए, लेफ्टिनेंट कर्नल को 13 ए, कर्नल को 14, ब्रिगेडियर को 15, मेजर जनरल को 16 और लेफ्टिनेंट जनरल को पे लेवल 17 दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। और इनको ये लागू है, लेकिन पे कमीशंस ने इनको डिग्रेड किया है और पे लेवल कम दिया है। और फाइनल में जो कर्नल साहब ने लिखा है वो लिखा है कि देयर वाज नो solution has been suggested by you for whose recoveries ranging up to rupees 4 lakh from retiring personnel which are in contravention of provisions of financial regulations, honorable Supreme Court and various honorable high courts और FTs। यानी पीओआर को सीधा सीधा कहा है कि जो आप 4 लाख रुपए तक की जो रिकवरीज है, जो रिटायर हो जा रहे हैं जेसीओ जवान उनसे कर रहे हो, वो फाइनेंशियल रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उन सब का उल्लंघन है। साथ ही साथ एफटी ने भी क्या आदेश दिए हैं, हाई कोर्ट्स ने भी क्या आदेश दिए हैं कि आप रिकवरी नहीं कर सकते, उन सब का आप उल्लंघन कर रहे हो। हाउएवर, इन कंक्लूजन आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू रिफ्रेन फ्रॉम प्रोजेक्टिंग पर्सनल सुपीरियरिटी ओवर आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर्स मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ पे लेवल क्लासिफिकेशन। कहा है कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो भारतीय सेना के अधिकारी अपने समकक्ष सिविल अधिकारी या डीएडी अधिकारियों से सीनियर होते हैं, आप अपना पे लेवल ज़्यादा करवा के ये मत समझो कि हम भारतीय सेना के अधिकारियों से सुपीरियर हैं, सीनियर हैं। एज ए सीनियर ऑफिसर इन द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, योर रोल डिमांड्स सेंसिटिविटी एंड एडहेरेंस टू सिविल मिलिट्री पैरिटी नॉर्म्स एज अफेल्ड बाई लॉ एंड पॉलिसी। आप जो एज ए सीडीए हैं, एडिशनल सीडीए हैं, आपका जो सीडीए में रोल को देखते हुए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सिविल मिलिट्री जो प्रोटोकॉल है उसको बनाए रखेंगे, क्योंकि ये हमारा कानून और नियम कहता है। आई आल्सो अर्ज यू
to raise the matter of pay and status distortions affecting armed forces personnel appropriately before the 8th Central Pay Commission as part of institutional representation। बहुत ही शानदार बात अपनी लास्ट की 3 लाइनों में कर्नल साहब ने एडिशनल सीडीए को लिखी है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो वेतन और स्टेटस का जो कि अब तक डिग्रेड होती आई हुई है, डिस्टोरेशन हुई है आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल, जिसमें जेसीओ जवान अधिकारी सब शामिल है, जिनको जो पे लेवल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो आप इस मुद्दे को 8वें वेतन आयोग के सामने रखें, इस पॉइंट को शामिल कराएं, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने जो पे लेवल नाइक को 4 मिल रहा है उसकी जगह नाइक को 7 मिलना चाहिए, हवलदार को 5 मिल रहा है उसकी जगह उसको 8 मिलना चाहिए, नायब सूबेदार को पे लेवल 6 की जगह 9 मिलना चाहिए, इसी प्रकार सूबेदार मेजर को 7 की जगह 10 मिलना चाहिए। यानी 3 स्टेप नीचे अभी जो पे लेवल दिया जा रहा है, यदि इसको बढ़ा दिया जाएगा तो सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा होगा। तो दोस्तों ये था पूरा डीओ लेटर, जिसके कुछ कंटेंट में आपको नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो लंबा होने की संभावना थी, लेकिन आप समझ गए होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के दिल की बात। उनके दिल में एक तो टीस थी कि उसकी रैंक का सम्मान पीओआर के अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो रिकवरी कर रहे हो वो ठीक नहीं है, यदि आप में हिम्मत है तो आप ये करके दिखाओ। क्या? पे लेवल बढ़वा के दिखाओ, इस मुद्दे को 8वें वेतन आयोग के सामने ले जाओ, इस डीओ लेटर को रिप्रेजेंटेशन समझो और वेतन आयोग से कहो कि जेसीओ जवान अधिकारियों को इस डीओ लेटर में लिखे हुए पे लेवल के मुताबिक सैलरी और पेंशन दो। दोस्तों इस डीओ लेटर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने जेसीओ जवानों और अधिकारियों सब की बात कही है और उन्होंने ऐसे फैक्ट ढूंढ के जो डीएडी के अधिकारी हैं उन सब को अलर्ट कर दिया है, और आज के बाद ये डीओ लेटर जो पैराशूट रेजिमेंट के पीओआर को भेजा गया है ये सब के लिए एप्लीकेबल हो गया। कहा गया है कि ऐसा केवल पैराशूट रेजिमेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के साथ में नहीं किया जाता है, ऐसा भारतीय सेना की हर एक रिकॉर्ड ऑफिस में तैनात ऑफिसर्स के साथ में किया जाता है। पीओआर के अधिकारी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो हम लेफ्टिनेंट कर्नल राजनाथ साहब को सैल्यूट करते हैं और इस वीडियो में विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।